आज हम देखेंगे सॉल्ट एनालिसिस के बारे में। जो हमारे केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में सॉल्ट एनालिसिस होती है उसको हम किस तरीके से करते हैं, क्या क्या टेस्ट होते हैं कैटाइंस के और एनाइंस के। मैंने आप लोगों के लिए सारे कैटाइंस के ग्रुप वाइज लिख दिए हैं, सारे एनाइंस को ग्रुप वाइज लिख दिया है जो पर्टिकुलरली यूज़ होते हैं, जो हमारे सॉल्ट में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉमन कैटाइंस। जो कॉमन कैटाइंस होते हैं उसका जनरली 7 ग्रुप होते हैं, यानी कि जो 7 ग्रुप में हमारे कैटाइंस हैं उनको रखा गया है। कॉमन कैटाइंस को हम बेसिक रेडिकल्स भी बोलते हैं। जब आप प्रैक्टिकल फाइल में लिखते हो तो आप रिजल्ट में यही लिखते हो कि एसिडिक रेडिकल्स कौन से थे सॉल्ट में और बेसिक रेडिकल्स कौन से थे सॉल्ट में। तो जो कैटाइंस होंगे वो बेसिक रेडिकल्स कहलाएंगे और जो एनायंस होंगे वो एसिडिक रेडिकल्स कहलाएंगे। तो कॉमन कैटाइंस में देखते हैं सबसे पहले। तो जो हमारे कॉमन कैटाइंस हैं उनको ये 7 ग्रुप में रखा गया है। ग्रुप 0, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 एंड ग्रुप 6। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो जनरली स्कूल्स में और कॉलेजेस में जो जनरली दिया जाता है वो अमोनियम पॉजिटिव का सॉल्ट ही दिया जाता है। ठीक है, तो ग्रुप 0 में रखा गया है अमोनियम आयन को, इसका नाम है अमोनियम आयन। उसके बाद ग्रुप 1 में गया है लेड आयन, दिस इज लेड आयन। उसके बाद ग्रुप 2 में है Cu2 पॉजिटिव यानी कि क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रिक आयन। उसके बाद ग्रुप 3 में है फेरस आयन और फेरिक आयन और उसके बाद है एल्यूमिनियम 3+ यानी कि एल्यूमिनियम आयन। अच्छा, ये जो 2+ वाली चीज़ है Fe पे जो 2+ चार्ज है तो इसको हम कहते हैं फेरस, ठीक है, और जो 3+ चार्ज है उसको हम कहते हैं फेरिक। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कहलाएगा फेरिक और ये कहलाएगा फेरस। कोई भी मेटल जब अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तब उसको कहते हैं, मतलब उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं इक, ठीक है, और अगर वो अपनी कम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तब वर्ड यूज़ करते हैं अस। तो इसलिए ये 2+ वाला फेरस है और 3+ वाला फेरिक है। उसके बाद ग्रुप 4 में देखते हैं। ग्रुप 4 में है कोबाल्ट आयन, मैंगनीज आयन, निकेल आयन, जिंक आयन, ठीक है। फिर ग्रुप 5 में है बेरियम आयन, कैल्शियम आयन और स्ट्रोंशियम आयन और उसके बाद ग्रुप 6 में है मैग्नीशियम आयन। फिर देखते हैं हमारे कॉमन एनाइंस कौन कौन से होते हैं। तो कॉमन एनाइंस को जैसा कि हमने जाना कि कॉमन एनाइंस को क्या बोलते हैं, एसिडिक रेडिकल्स बोलते हैं। तो कॉमन एनाइंस के लिए हमारे 3 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। ग्रुप 1 में रखा गया है कार्बोनेट आयन को, उसके बाद नाइट्राइट आयन को, सल्फाइट आयन को, सल्फाइड आयन को। मैंने यहाँ पर नाम भी लिख दिए हैं आप लोगों के लिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देख, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है NO2 नेगेटिव और यहाँ पर लिखा हुआ है NO3 नेगेटिव, तो आपको याद क्या रखना है, NO2 नेगेटिव आता है हमारा ग्रुप 1 में, NO3 नेगेटिव आता है ग्रुप 2 में। NO2 नेगेटिव का नाम होता है नाइट्राइट, ठीक है, ITE, और S2I नेगेटिव का S2 नेगेटिव का क्या होता है, सल्फाइड। इसी तरीके से SO32 नेगेटिव का सल्फाइड, NO3 नेगेटिव का नाइट्रेट, C2O42 नेगेटिव ऑक्जिलेट। एंड ये जो हमारे ग्रुप 3 वाले हैं ये हो गए PO43 नेगेटिव यानी कि फॉस्फेट आयन, और ये हो गया हमारा सल्फेट आयन SO42 नेगेटिव। तो ये थे हमारे कॉमन एनायंस और कॉमन कैटाइंस ग्रुप वाइज जिनको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे प्रीलिमिनरी टेस्ट होते हैं इन कैटाइंस और एनाइंस के वो क्या होते हैं और उसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होते हैं वो देखेंगे। तो जब हम केमिकल सॉल्ट एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें प्रीलिमिनरी टेस्ट करने होते हैं जिससे हमें पता लगेगा, अंदाज़ा लगेगा कि इसमें कौन सा रेडिकल हो सकता है। लेकिन उसके बाद हमें उनको कंफर्मेटरी टेस्ट भी करने होंगे। कंफर्मेटरी टेस्ट से ही कंफर्म होगा कि वो आयन असल में उसमें है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रीलिमिनरी टेस्ट क्या होते हैं। एनाइंस के लिए देखेंगे, उसके बाद कैटाइंस के लिए देखेंगे। तो एनाइंस में हमने ग्रुप 1 में देखा था। ग्रुप 1 में एनाइंस कौन कौन से थे, कार्बोनेट आयन था, सल्फेट आयन था, सल्फाइट आयन था, नाइट्राइट था और सल्फाइड था, ठीक है। तो ग्रुप 1 के लिए क्या करते हैं, ग्रुप 1 के लिए हम कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट H2SO4 की डालते हैं टू स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा जो भी आपको सॉल्ट दिया गया है, एक टेस्ट ट्यूब में वो सॉल्ट लोगे, उसमें क्या करोगे, कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट H2SO4 की डालोगे, ठीक है। अब ये वाली लाइन बाद में बताऊंगी। तो अगर H2SO4 डालने के बाद
कलरलेस और ओडरलेस गैस निकलती है, जो ऐसी गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की बना देती है, तो किसकी प्रेजेंस पता चलेगी? कार्बोनेट आयन की। इसी तरीके से अगर कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस है, पंजेंट स्मेलिंग गैस मतलब गंदी स्मेल आएगी, जो आप मतलब गंदी होगी वो स्मेल, ठीक है। तो ऐसी गैस होगी तो वो कौन सा होगा? वो होगा सल्फाइड आयन। इसी तरीके से अगर कलरलेस होगी, मतलब कलरलेस गैस हो जिसकी जो स्मेल है वो सड़े हुए अंडे जैसी है, कैसी है? रॉटन एग्स जैसी है, तो वो कौन सा होता है? सल्फाइड आयन होता है। मतलब सल्फाइड आयन की प्रेजेंस होगी, ये वो बताएगा। और जब हमारा जो गैस निकली डाइल्यूट H2SO4 डालने के बाद, तो क्या होगा? अगर लाइट ब्राउन गैस निकल रही है जिसकी एक पंजेंट स्मेल है, मतलब गंदी स्मेल है, तब हम क्या बोलेंगे कि नाइट्राइट आयन की प्रेजेंस हो सकती है। अब इसके बाद अगर इन चारों चीज़ों में से कुछ भी नहीं हो रहा है, तब हम क्या करेंगे? फिर हम ग्रुप 2 के लिए टेस्ट करेंगे। यही चीज़ लिखी हुई है कि इफ़ नथिंग हैपन्स मूव टू सेकेंड ग्रुप, यानी कि फिर हम सेकेंड ग्रुप के टेस्ट करेंगे। उसके बाद ग्रुप सेकेंड के लिए क्या करेंगे? ग्रुप सेकंड के लिए हम स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट लेंगे टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। उसमें क्या करेंगे? कुछ ड्रॉप्स कंसनट्रेटेड H2SO4 की डालेंगे। अब देखो ग्रुप 1 में हमने क्या किया था? ग्रुप 1 में हमने डाइल्यूट H2SO4 की ड्रॉप्स डाली थी, ग्रुप 2 में हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 की ड्रॉप्स डाली हैं। अच्छा, कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ करते टाइम ग्लव्स ज़रूर पहनिएगा, क्योंकि कंसनट्रेटेड H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, आपकी स्किन पे अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ग्लव्स पहन के उसको केयरफुली यूज़ करिएगा। तो जब हम थोड़ा सा अमाउंट सॉल्ट का लेते हैं टेस्ट ट्यूब में और उसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, उसके बाद अगर वाइट पंजेंट स्मेलिंग फ्यूम्स निकलती हैं जो ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाती हैं जब हम कोई ग्लास रॉड जिसको हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप किया है, उस ग्लास रॉड को हम टेस्ट ट्यूब के पास लाते हैं, तो हमारा कौन से आयन का कन्फर्मेशन होता है? मतलब कन्फर्मेशन नहीं होता है, हमें क्या पता चलेगा कि उसमें कौन सा आयन हो सकता है? क्लोराइड आयन हो सकता है। इसी तरीके से अगर रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आती हैं तो Br नेगेटिव होता है, वायलेट फ्यूम्स आती हैं तो आयोडाइड आयन होता है, पंजेंट फ्यूम्स आती हैं जिनकी खुशबू विनेगर जैसी होती है, यानी कि सिरका जैसी होती है, तो होता है एसीटेट आयन। अगर ब्राउन फ्यूम्स आती हैं जिसकी पंजेंट स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल मतलब बुरी सी स्मेल, तीखी स्मेल, तीक्ष्ण स्मेल, ठीक है। और अगर ऑक्जेलेट आयन का देखना है तो उसमें क्या होगा? मतलब जब हमने सॉल्ट में कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला होगा, कुछ ड्रॉप्स कंसनट्रेटेड H2SO4 की डाली होंगी, तो उससे बबली एफरवेसेंस हुआ होगा गैस का, और वो गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर आपके इन में से कोई से भी टेस्ट नहीं आए होंगे तो ऑब्वियसली हमें ग्रुप थर्ड की तरफ बढ़ना है। तो ग्रुप थर्ड के लिए जो ग्रुप थर्ड में आयंस होते हैं, कौन से होते हैं? सल्फेट आयंस होते हैं और फॉस्फेट आयंस होते हैं। तो सल्फेट आयंस और फॉस्फेट आयंस के लिए हम डायरेक्टली कन्फर्मेटरी टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड दोनों में से किसी के टेस्ट नहीं आए हैं तो मतलब ग्रुप थर्ड का ही कोई आयन प्रेजेंट होगा। चलिए तो देखते हैं फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट किस तरीके। अब कन्फर्मेटरी टेस्ट करने के लिए हमें बनाना होता है सॉल्ट का वाटर एक्सट्रैक्ट। बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है, जो भी आपको सॉल्ट दिया गया हो उसका थोड़ा सा अमाउंट आप पानी में मिलाएंगे एक टेस्ट ट्यूब में और उसको घोल लेंगे और वो बन जाएगा आपका वाटर एक्सट्रैक्ट ऑफ सॉल्ट। तो एनाइंस के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट देखते हैं। कार्बोनेट आयन के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट कैसा होता है? हमारे पास जो वाटर सॉल्ट है, मतलब सॉल्ट का जो वाटर एक्सट्रैक्ट है, उसमें क्या करेंगे? मैग्नीशियम सल्फेट ऐड करेंगे। उससे क्या होगा? एक वाइट प्रेसिपिटेट आएगा। अच्छा, ये जो टेस्ट हैं मैंने सबके एक एक पर्टिकुलर टेस्ट लिखे हुए हैं। टेस्ट और भी होते हैं, जो आपको सही लगे आप वो वाला कर लेना। उसके बाद सल्फाइड आयन के लिए, तो सल्फाइड आयन के लिए क्या होता है? आपको वाटर एक्सट्रैक्ट में एक्वस BaCl2 डालना है। BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड। उसके बाद क्या होगा? वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, और वो जो वाइट प्रेसिपिटेट होता है जब हम उसमें डाइल्यूट HCl डालते हैं तो वो डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद सल्फाइड आयन के लिए क्या होता है? सल्फाइड आयन के लिए हम वाटर एक्सट्रैक्ट में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ऐड करते हैं, और उससे जो हमारा कलर होता है वो पर्पल या वायलेट हो जाता है। या फिर इसके लिए दूसरा टेस्ट क्या कर सकते हैं कि जो हमारा वाटर एक्सट्रैक्ट है सॉल्ट का, उसमें हम एक्वस लेड एसीटेट ऐड करें तो हमारे पास ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है। हर आयन के एक से ज़्यादा टेस्ट होते हैं, कई तरीके के टेस्ट होते हैं। मैंने एक इंक्लूड किया है, जिसके दोनों ईजी हैं, मैंने दोनों इंक्लूड करे हैं।
NO2 नेगेटिव आयन के लिए, नाइट्राइट आयन के लिए क्या करते हैं हम, जो वाटर एक्सट्रैक्ट का सॉल्ट, मतलब हमारा जो सॉल्ट का वाटर एक्सट्रैक्ट है उसका और डाइल्यूट H2SO4 का एक मिक्सचर बनाते हैं और उसको बॉईल करते हैं। उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा सॉलिड KI डालते हैं, स्टार्च डालते हैं। उससे क्या होता है, एक डीप ब्लू कलर अपीयर होता है। तो वो हमें क्या बताता है, NO2 नेगेटिव आयन यानी कि नाइट्राइट आयन की प्रेजेंस, यानी कि वो कंफर्म करता है, ये जो डीप ब्लू कलर होगा ये कंफर्म करेगा कि उसमें नाइट्राइट आयन की प्रेजेंस है। उसके बाद देखते हैं क्लोराइड आयन के लिए क्या है। अच्छा, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, ये तीनों बहुत सिंपल हैं क्योंकि सेम प्रोसीजर है, बस हमें प्रेसिपिटेट देखना है। तो क्लोराइड आयन के लिए हमारा जो वाटर एक्सट्रैक्ट है उसमें हम सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं। क्या डालते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। उसके बाद उससे हमें मिलता है वाइट प्रेसिपिटेट। अब जो हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है उसको और ज़्यादा कन्फर्म, आपको अगर डबल कन्फर्म करना हो तो वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होता है, आप ये करके चेक कर सकते हो। इसी तरीके से जब हमने वाटर एक्सट्रैक्ट में AgNO3 डाला तो अगर येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा है तो वो किसका होगा, Br नेगेटिव का होगा। और अगर उसमें AgNO3 डालने पर पेल येलो यानी कि एक गंदा सा मटमैला सा येलो प्रेसिपिटेट है तो वो कौन सी प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस होगी, आयोडाइड आयन की होगी। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि जो क्लोराइड आयन के लिए वाइट प्रेसिपिटेट मिला था वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होता है। जो Br नेगेटिव के लिए हमें येलो प्रेसिपिटेट मिला था वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल है। और जो हमारे आयोडाइड आयन के लिए मिला था वो इनसॉल्युबल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। उसके बाद जब हम नाइट्रेट आयन के लिए देखते हैं, नाइट्रेट आयन के लिए क्या करते हैं कि जो हमारा वाटर एक्सट्रैक्ट ऑफ सॉल्ट है उसको हम मिक्स करते हैं फेरस सल्फेट के साथ। फेरस सल्फेट का मतलब है कि जो Fe है वो अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है FeSO4। उसमें हम डालते हैं 1 ड्रॉप कंसनट्रेटेड HNO3 की अलोंग विद साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब। यहाँ पर मैंने ये जानबूझकर लिखा है, क्यों, क्योंकि एक तरीके का प्रिकॉशन है कि जब हम कंसनट्रेटेड HNO3 डाल रहे हैं तो हम टेस्ट ट्यूब की साइड से डालेंगे। मान लो ये हमारी टेस्ट ट्यूब है तो हम टेस्ट ट्यूब की साइड से उसको ड्रॉप करेंगे। तो इससे क्या होता है, इससे ब्राउन रिंग बनती है जंक्शन पर एसिड और सॉल्यूशन के, यानी कि जब हम एसिड डाल रहे हैं और उससे पहले जो हमारे पास सॉल्यूशन था, जंक्शन मतलब जहाँ दो चीज़ें मिलती हैं, तो उन दोनों के मिलने वाले पॉइंट पर क्या बनती है, एक ब्राउन रिंग की फॉर्मेशन होती है। अगला है एसीटेट आयन। एसीटेट आयन के लिए क्या होता है, अगर हम वाटर एक्सट्रैक्ट में कंसनट्रेटेड H2SO4 डालें और कुछ ड्रॉप्स इथेनॉल की डालते हैं तब क्या आती है, एक फ्रूटी स्मेल आती है, मतलब एक फल जैसी स्मेल आती है, खुशबू आती है। किसकी वजह से होती है, एस्टर की वजह से होती है। आप हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी एसिड और कोई भी अल्कोहल मिलता है तो वो हमेशा मिलकर क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। ये एक वाइवा का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये मिलकर हमेशा क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। इसके बाद ऑक्सलेट आयन के लिए क्या टेस्ट होता है, कन्फर्मेटरी। अगर हम वाटर एक्सट्रैक्ट में थोड़ा सा एसिटिक एसिड डालते हैं और थोड़ा सा कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं, उसके बाद उस सॉल्यूशन को करते हैं बॉयल, तब क्या होगा, तब एक वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा जो कि डाइल्यूट HNO3 में डिसॉल्व हो जाएगा। अगर जो हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट मिला उसमें हम थोड़ा सा HNO3 और डालें डाइल्यूट तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं सल्फेट आयन और फॉस्फेट आयन के लिए। तो सल्फेट आयन के लिए आपको सॉल्ट के वाटर एक्सट्रैक्ट में डालना है एक्वस BaCl2। उससे क्या होगा, उससे आपका वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा जो कि इनसॉल्युबल होगा, यानी कि घुल नहीं सकता होगा कंसनट्रेटेड HCl में। उसके बाद फॉस्फेट आयन का कंफर्मेटरी टेस्ट। फॉस्फेट आयन के कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए अगर हम डाइल्यूट HNO3 डालें और साथ में अमोनियम मॉलिब्डेट डालें, ये रहा इसका फॉर्मूला। ये भी एक अच्छा वाइवा का क्वेश्चन है कि अमोनियम मॉलिब्डेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो अमोनियम मॉलिब्डेट और डाइल्यूट HNO3 डालते हैं हम सॉल्ट के वाटर एक्सट्रैक्ट में, तब और उसके बाद उसको बॉयल करते हैं, तब क्या होता है, एक येलो क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट बनता है जो हमें बताता है कि उसमें फॉस्फेट आयन की प्रेजेंस है। तो ये थे हमारे एनायंस। इसके बाद देखते हैं हम कैटायंस, जो हमने कैटायंस के साथ ग्रुप पढ़े थे 0 से लेके 6 तक, उसके बारे में। तो प्रीलिमिनरी टेस्ट देखते हैं कैटायंस का। सबसे पहले ग्रुप 0 में कौन सा कैटायन आता है, अमोनियम आयन आता है। तो अमोनियम के लिए हम सीधा एक कंफर्मेटरी टेस्ट कर लेते हैं जिसमें हम NaOH का यूज़ करते हैं, यानी कि हम हमारे पास जो सॉल्ट दिया हुआ है उसका हम वाटर एक्सट्रैक्ट बनाकर उसमें NaOH डालते हैं और साथ में हम डालते हैं
थोड़ा सा नेस्लर रिएजेंट। वैसे वो कंफर्मेटरी टेस्ट है, लेकिन उसके अलावा भी मैं आपको 2-3 टेस्ट और बताऊंगी, वो आगे देखेंगे। उसके बाद ग्रुप 1 में आता है हमारा लेड आयन। लेड आयन के लिए क्या करते हैं? लेड आयन के लिए हम कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट HCl की डालते हैं टू वाटर सॉल्ट सॉल्यूशन। ये वाटर सॉल्ट सॉल्यूशन वही है जो हमने वाटर एक्सट्रैक्ट एनाइंस के केस में बनाया था। ऐसे ही कैटाइंस के लिए भी हम वाटर सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेते हैं, यानी कि वाटर एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। तो उससे हमें, इस प्रोसीजर से हमें क्या पता चलेगा, मतलब क्या मिलेगा? एक वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। तब हो सकता है कि उसमें लेड आयंस प्रेजेंट हो। उसके बाद कॉपर आयंस के लिए, क्यूप्रिक आयंस के लिए क्या होता है? क्यूप्रिक आयंस के लिए हम कुछ ड्रॉप HCl की डालते हैं और उसमें क्या करते हैं? H2S पास करते हैं। आपको H2S का मैं एक एपरेटस दिखाऊंगी जब मैं प्रैक्टिकल लैब वीडियो बनाऊंगी इस सब की, सॉल्ट एनालिसिस की, तो मैं उसमें आपको किप्स बीकर एपरेटस दिखाऊंगी जिससे हम H2S पास करते हैं। तो डाइल्यूट HCl डालते हैं और H2S पास करते हैं उस सॉल्यूशन में, तब क्या बनता है? एक ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है। इसी तरीके से ग्रुप 3 के लिए क्या करते हैं? अच्छा, ग्रुप 3 में हमारे जो आयंस थे वो कौन से थे? फेरस आयंस थे, यानी कि Fe2+, फेरिक आयन था और एल्यूमिनियम 3+ आयन था। तो फेरस आयंस जनरली कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। फेरिक सॉल्ट्स जनरली कैसे होते हैं? ब्राउन कलर के होते हैं। अब हम क्या करेंगे, मतलब एल्यूमिनियम की पहचान के लिए क्या करेंगे कि अगर हम उसमें थोड़ा सा सॉलिड NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड डालेंगे और एक्सेस में यानी कि ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा अमाउंट में NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, तब क्या होगा? एक जिलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। वो क्या बताएगा कि इसमें एल्यूमिनियम आयन की प्रेजेंस हो सकती है। जिलेटिनस का मतलब है जेल जैसा। फिर ग्रुप 4 के लिए क्या करते हैं? थोड़ा सा सॉलिड NH4Cl डालते हैं, साथ में एक्सेस अमाउंट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। फिर इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा बॉईल करेंगे और उसमें H2S गैस पास करेंगे, तो उससे हमें 3 चीज़ें मिल सकती हैं। अगर हमारे पास ब्लैक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो कोबाल्ट और निकल की प्रेजेंस बताता है। अगर स्किन कलर का प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है तो वो मैंगनीज आयन की प्रेजेंस को बता सकता है। और अगर ग्रेइश वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही है तो जिंक आयन की प्रेजेंस हो सकती है। अब इनके कंफर्मेटरी टेस्ट तो हमें बाद में करने होंगे, अभी हम ये प्रीलिमिनरी टेस्ट से ये पता लगाएंगे कि किसकी प्रेजेंस इस सॉल्ट में हो सकती है। उसके बाद ग्रुप 5 के लिए, ग्रुप 5 में कौन कौन से आयन्स आते हैं? ग्रुप 5 में आते हैं बेरियम आयन, स्ट्रोंशियम आयन और कैल्शियम आयन। तो ग्रुप 5 के लिए हम क्या करते हैं? अमोनियम कार्बोनेट ऐड करते हैं, साथ में अमोनियम क्लोराइड ऐड करते हैं और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं हमारे वाटर एक्सट्रैक्ट में, सॉल्ट का जो हमने सॉल्यूशन बनाया वाटर के साथ उसमें। उससे क्या होता है? एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। उस वाइट प्रेसिपिटेट को हम डाइल्यूट एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करते हैं। फिर देखते हैं, तो जब हम इस वाइट प्रेसिपिटेट में जो हमें ऊपर करने से मिला है उसमें अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट डालेंगे तो हमें एक येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। वो किसकी प्रेजेंस बताता है? वो बताता है बेरियम आयन की प्रेजेंस। इसी तरीके से अगर हमें एक वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है जब हम ऊपर वाले चीज़ में एक्वस अमोनियम सल्फेट डालते हैं तो वो स्ट्रोंशियम आयन की प्रेजेंस बताता है। और अगर हमें अमोनियम ऑक्जिलेट यानी कि NH4 का होल ट्वाइस C2O4 डालने पर और साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने पर एक वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, तब हम उसमें कैल्शियम आयन की प्रेजेंस को देख सकते हैं, यानी कि हम फिर कैल्शियम आयन का कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। तो अब देखते हैं इन सब आयंस के, इन सब कैटायंस के कंफर्मेटरी टेस्ट किस तरीके से होते हैं। तो कंफर्मेटरी टेस्ट में सबसे पहले है अमोनियम आयन का। देखो, अमोनियम आयन का मैंने आपको पहले भी बताया था कि अमोनियम आयन के लिए क्या करेंगे कि जो हमारे पास ओरिजिनल सॉल्यूशन है, मतलब हमने जो वाटर एक्सट्रैक्ट बनाया सॉल्यूशन सॉल्ट का, उसमें हम NaOH ऐड करेंगे। उसके बाद अगर उसमें हम नेस्लर रिएजेंट की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं तो उससे क्या होता है कि येलो ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जो हमारे पास ओरिजिनल सॉल्ट सॉल्यूशन है उसमें जब आप NaOH डालोगे तब क्या होता है, तब उसमें बनती है अमोनिया गैस। मतलब जो आपके पास टेस्ट ट्यूब होगी उसमें अमोनिया गैस बन रही होगी। तो इसमें अगर आप लिटमस पेपर डालते हो, कौन सा? रेड लिटमस पेपर डालते हो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, तब वो हो जाता है ब्लू। कैसा हो जाता है? ब्लू। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो कि जब ये अमोनिया गैस बन रही होगी, मतलब जब आपने NaOH ऐड करा होगा, अमोनिया गैस बन रही होगी, उसमें अगर आप उसके ऊपर टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास एक रॉड लाओगे जो कि डिप्ड थी
HCl में। किस में डिप थी? HCl में। तो जो वाइट फ्यूम्स होंगी, मतलब अमोनिया गैस जो बन रही होगी, वो और तेजी से बनने लगेगी। तो ये दो टेस्ट भी आप कर सकते हो। और उसके बाद बिल्कुल कंफर्म करने के लिए आप नेस्लर रिएजेंट वाला टेस्ट कर सकते हो। उसमें कुछ ड्रॉप्स नेस्लर रिएजेंट की डाल सकते हो, जिससे येलो ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है। उसके बाद लेड आयन का कंफर्मेटरी टेस्ट किस तरीके से होता है कि जब आप ओरिजिनल सॉल्यूशन में, जो आपने सॉल्यूशन बनाया है सॉल्ट का, उसमें Ki ऐड करते हो, तब उससे क्या होता है? एक येलो प्रेसिपिटेट बनता है। इसके अलावा दूसरा टेस्ट आप क्या कर सकते हो कि ओरिजिनल सॉल्यूशन में पोटेशियम क्रोमेट डाल सकते हो और उससे भी येलो प्रेसिपिटेट ही मिलेगा आपको। तो ये आपको किसकी कंफर्म प्रेजेंस बताएगा? लेड आयन की। उसके बाद क्यूप्रिक आयन का कंफर्मेटरी टेस्ट किस तरीके से होता है कि जब हमने प्रीलिमिनरी टेस्ट करा था तो उसमें हमें एक ब्लैक प्रेसिपिटेट मिला था। तो उस ब्लैक प्रेसिपिटेट को अगर हम अलग कर लें, आइसोलेट कर लें फिल्टर करके, और उसके बाद उसमें एक्सेस अमाउंट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, तो एक ब्लू कलर फॉर्म हो जाता है, जो हमें कंफर्म प्रेजेंस बताता है क्यूप्रिक आयंस की। अच्छा, हर आयन के लिए अलग अलग कंफर्मेटरी टेस्ट भी होते हैं। मैंने केवल एक इंक्लूड किया है। इसके अलावा आपको बुक्स में मिले तो आप वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद फेरिक आयन के लिए क्या होता है कि हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन में कंसनट्रेटेड HNO3 डाला, फिर उसको हीट करा, उसके बाद एक ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा। उसके बाद उसमें ही, मतलब जो हमारा ब्राउन प्रेसिपिटेट बना, उसमें ही हम थोड़ा सा HCl डालेंगे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड डालेंगे। पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला आपको ज़रूर पता होना चाहिए, वाइवा के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उससे क्या बनता है? उससे हमें एक ब्लू प्रेसिपिटेट बनता है। अभी ये सारे आपको थ्योरी के बेसिस पर मैं आप बता रही हूँ, आपको लैब में भी करके दिखाऊंगी इनमें से कुछ एनाइंस और कैटाइंस का प्रैक्टिकल, तो आप उसको अच्छी तरीके से सीख जाओगे। अब ये है एल्यूमिनियम 3 आयन, यानी कि एल्यूमिनियम आयन का कंफर्मेटरी टेस्ट किस तरीके से करते हैं। जब हमारे पास, हमने इसका प्रीलिमिनरी टेस्ट करा था तो एक वाइट प्रेसिपिटेट मिला था। उस प्रेसिपिटेट को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे, फिर उसको डिसॉल्व करेंगे HCl में। उसके बाद उसमें एक ब्लू लिटमस को इंट्रोड्यूस कराएंगे और साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे। तो क्या होता है? एक फ्लोटिंग ब्लू लेयर बन जाती है ऑन द सरफेस ऑफ क्लियर सॉल्यूशन। आपको इस पे ध्यान देना है, एक फ्लोटिंग ब्लू लेयर बनती है, ठीक है। और ये जो पूरा टेस्ट है, इसको क्या कहते हैं? लेक टेस्ट कहते हैं। अक्सर वाइवा में पूछा जाता है कि लेक टेस्ट किसका टेस्ट होता है, कौन से आयन का टेस्ट होता है? एल्यूमिनियम आयन का टेस्ट होता है। इसके बाद जिंक के लिए क्या टेस्ट होता है? जो हमें प्री टेस्ट में एक ग्रेइश वाइट प्रेसिपिटेट मिला था, उसको हम आइसोलेट कर लेते हैं, उसको हम डिसॉल्व करते हैं कंसनट्रेटेड HCl में और फिर करते हैं हीट, ठीक है। उसके बाद उसमें ऐड करते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो हमें क्या मिलेगा? हमें ब्लूइश वाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट मिलेगा। उसके बाद कोबाल्ट का हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है? कोबाल्ट के लिए हमें एसीटोन ऐड करना होता है, अमोनियम थायोसाइनेट ऐड करना होता है, उससे हमें ब्लू कलर मिलता है। मतलब टेस्ट ट्यूब में हमारा जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है? ब्लू। अच्छा, अब ये एसीटोन और अमोनियम थायोसाइनेट कहाँ ऐड करना है? जो हमारे पास जो PPT थी हमारे पास, मतलब हमारे पास जो प्रेसिपिटेट मिला था प्रीलिमिनरी टेस्ट में, उसको हमने डिसॉल्व कराया कहाँ? एक्वा रिजिया में। एक्वा रिजिया क्या होता है? एक्वा रिजिया नाइट्रिक एसिड और HCl का मिक्सचर होता है, जिसमें नाइट्रिक एसिड और HCl 1:3 की प्रेजेंस में होते हैं। मतलब अगर HCl आप 3 ml ले रहे हो तो HNO3 आप केवल 1 ml लोगे। फिर उस सॉल्यूशन को हीट करोगे ताकि वो सब आप, मतलब जो प्रेसिपिटेट है वो डिसॉल्व हो जाए। फिर जब हम डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन होता है टेस्ट ट्यूब में वो कैसा बन जाता है? ब्लू बन जाता है। फिर उसे ठंडा कर लेते हैं, ठंडा करने पर वो वापस से टेस्ट ट्यूब में पिंक कलर का हो जाता है। अब इसमें आप ऐड करोगे, जब ये आपने ठंडी कर ली टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब में आप ऐड करोगे एसीटोन और अमोनियम थायोसाइनेट क्रिस्टल्स, तो आपको क्या मिलेगा? ब्लू कलर मिलेगा। अच्छा, एसीटोन की जगह आप कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हो, ईथर यूज़ कर सकते हो, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो ये थे हमारे कंफर्मेटरी टेस्ट, कैटाइंस के, एनाइंस के प्रीलिमिनरी टेस्ट। तो ये था हमारा पूरा थ्योरी का सॉल्ट एनालिसिस की थ्योरी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लैब वर्क देखेंगे कुछ आयंस का, मतलब कुछ सॉल्ट लेके मैं आपको पूरा सॉल्ट एनालिसिस का प्रोसीजर बताऊंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।